बना रहे हैं। वह खोखली निकली। राशन दुकानों से आम आदमी को सस्ता अनाज देने की इस योजना में करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनाज का कारोबार करने वाली सरकारी एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम के लगभग सभी जिलों के दफ्तरों पर छापे मारकर गरीबों के नाम पर अपना गोदाम और जेब भरने वालों को बेनकाब क्या किया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चावल वाले बाबा के राज में गरीबों के राशन की इस सरकारी डकैती से जरूरतमंदों को का तो निवाला ही नहीं छीना गया, उनका विश्वास भी तोड़ा गया। जनता मांगे जवाब में हम आज इसी घोटाले की परतें उधेड़ेंगे, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले पर काम रोको प्रस्ताव ठुकराने पर विपक्ष का सदन में हंगामा। सीबीआई से जांच कराने और टेलीफोन टेप डायरी पटल पर रखने की मांग। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। 6 दिन बाद दिल्ली से भोपाल लौटे राज्यपाल रामनरेश यादव, नहीं मिला राष्ट्रपति से मुलाकात का मौका। इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। व्यापम घोटाले को अब जन जन तक पहुंचाएगी कांग्रेस। मोहन प्रकाश ने दिया गांव चलो घर घर चलो का नया नारा। बीजेपी में आते ही मंतू राम पवार ने बघेल पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों की उपेक्षा से होती थी कांग्रेस में घुटन। सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव की अनोखी पहल, सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे बेटे और बेटियों की शादी। 22 अप्रैल को 1100 जोड़ों का विवाह। जबलपुर में शादी का झांसा देकर लड़की का किया यौन शोषण, प्रेमी ने नेट पर डाला एमएमएस। न्यूज एक्सप्रेस से बोली पीड़ित, केस वापस लेने मिल रही है धमकी। फसल खराब होने पर सतना के किसानों ने की आत्महत्या, बारिश से 15 एकड़ में खड़ी फसल हो गई बर्बाद। हाई स्कूल परीक्षा में धड़ल्ले से हो रही है नकल, भिंड में 125 और श्योपुर में 6 छात्रों को उड़नदस्ते ने दबोचा। कोरबा में कई मिठाई दुकानों पर खाद्य अमले का छापा, मिलावट जांचने इकट्ठा किए गए मिठाई के सैंपल। और होली पर 3 दिन की छुट्टी के कारण ट्रेन और बसों में रेलम पेल, रायपुर से आने वाली गाड़ियों में नहीं मिल रही जगह। तो निकाय चुनाव के बाद मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस के लिए नान घोटाला किसी संजीवनी से कम नहीं है। पहले सड़क और अब सदन में कांग्रेस ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। कांग्रेस के तेवर तल्ख और घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र सरकार भी सकते में है, राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया गया है, लेकिन नान पर घमासान में गरीब की थाली की फिक्र शायद किसी को नहीं है। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये सिर्फ कीमत नहीं है, बल्कि सूबे की आधी से ज्यादा आबादी के लिए 2 वक्त पेट भरने का जरिया है। लेकिन शायद भ्रष्टाचारियों का हाजमा इतना दुरुस्त है कि वो मजलूमों का राशन भी हजम कर जाता है। तो नागरिक आपूर्ति निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के काले कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जमकर घमासान हुआ। कांग्रेस इस मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाई, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस मसले पर कांग्रेस ने सरकारी तंत्र पर बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई करने और तंत्र को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। क्या है डायरी की हकीकत? क्या है फोन टैपिंग का सच? नान घोटाले में कितने सफेद पोश? छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले से प्रदेश की सियासत इन दिनों खूब गर्मा रही है।
पिछले कई दिनों से कांग्रेस इस मामले पर सड़कों पर संग्राम कर रही थी, लेकिन इस मामले को लेकर विधानसभा में खूब कोहराम मचा। कांग्रेस ने जब सदन के अंदर आरोपों के एक एक कर कई तीर छोड़े तो सत्ता पक्ष के पास सिर्फ चुप्पी साधने के और कोई चारा नहीं बचा। प्रश्नकाल समाप्त होते ही नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी और सभी मामलों को छोड़ घोटाले पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि स्थगन को ग्राह्य तो नहीं किया, लेकिन इसकी ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकारी तंत्र पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक डायरी मिली है जिसमें कोड वर्ड्स में कई बड़े नेताओं के नाम और अधिकारियों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए दिए गए हैं। इस डायरी की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। साथ ही इस पूरे छापेमारी के पहले कई लोगों के फोन टैपिंग भी हुए हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की। क्योंकि जिस अधिकारी के पास ये जांच है वो मुझे आशंका है कि वो इसका दुरुपयोग करेंगे, जांच सही नहीं हो पाएगी। जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इसलिए इस जांच को सीबीआई से कराई जानी चाहिए। नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले को लेकर विपक्ष के सुर में सुर निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा ने भी मिलाया। विमल चोपड़ा ने आरोप लगाया कि नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले की पुरानी परंपरा रही है जो साल दर साल बढ़ रही है। पिछले 1-2 वर्षों का नहीं है, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से नान में भारी भ्रष्टाचार है, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन। विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के आक्रामक तेवर के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार अपने जीरो टॉलरेंस के वादे पर अब भी कायम है, मतलब किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि उन्होंने इस मामले में तंत्र को और दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। छापे के अंदर जिन जिन लोगों का नाम लिप्त हुआ है, जिनके खिलाफ जिनके पास पैसे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ एसीबी प्रकरण दर्ज करेगी, चालान दर्ज करेंगे और ज्यादा से जल्द उनके खिलाफ मामला न्यायालय में जाएगा। सदन के अंदर सियासी घमासान के बीच फिलहाल तो मामला शांत हो गया है, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष के उठाए कई सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी के साथ सत्येंद्र कुमार सिंह। तो जब गरीबों की रोटी खा जाते हैं भ्रष्टाचारी, जब मजलूमों के निवाले में हो बंदरबाट, जब मुद्दों पर हावी हो सियासत, जब खामोश हो जिम्मेदार, तो सवाल उठते हैं। क्या गरीबों के निवाले के नाम पर की गई काली कमाई? पर्दे के पीछे कौन? जिम्मेदार क्यों है मौन? डायरी का सच क्या है? फोन टेप में किसकी है बातचीत? क्या कांग्रेस सियासी माइलेज के लिए उठा रही है मुद्दा? तो इस बेहद अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करने वाले नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर स्टूडियो से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी जी, जो हरिभूमि के संपादक भी हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल स्टूडियो में विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी। भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजमोहन जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है। जिस पीडीएस मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने वाहवाही बटोरी, ऐसे में चाउर बाबा के राज में क्या हो रहा है? करोड़ों का भ्रष्टाचार पीडीएस मुद्दे में। देखिए, पीडीएस का भ्रष्टाचार नहीं है। जो नागरिक आपूर्ति निगम है वो सिर्फ पीडीएस के लिए चावल नहीं देता है, वो हमारे पूरे सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें, धान के प्रिक्योरमेंट को करना, जो हमारे आम लोग हैं राशन कार्ड के अंतर्गत उनको मिट्टी तेल दिया जाता है, उसके काम को भी देखना, उनको ट्राइबल बेल्ट में चना दिया जाता है, उसके काम को भी देखना।
तो ये जो हमारी जो एसीबी है, एसीबी भी सरकार के अंडर में है और सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगातार जो शिकायतें मिल रही हैं उसके आधार पर छापा मार रहा है। कोई कांग्रेस ने इस मामले को उजागर नहीं किया, इसको उजागर सरकार ने ही किया है और इसलिए इस मामले में कोई लिपापोती हो रही है, ये कहा जाना पूरी तरह असत्य है, पूरी तरह गलत है। जी बृजमोहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार ने ही इसको उजागर किया है। आप कृषि मंत्री हैं, किसानों के साथ क्या आपको लग रहा है कि सही हक मिल रहा है? इसमें जो बात सामने निकल करके आ रही है वो राइस मिलर्स सब हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 11 साल बाद एसीएस का गठन होता है, 11 साल से चाउर बाबा की सरकार है, ऐसे में ये भ्रष्टाचार पनप रहा। आप ये मानते हैं कि नहीं कि भ्रष्टाचार पनप रहा था? ये कोई छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में लगभग जो हमारे सिस्टम की कमियां हैं उन सिस्टम की कमियों के कारण ये सब होता है और इसी के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। और मोदी जी आने के बाद से जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार का कड़ाई से समाप्त करने का जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया है और पूरे देश ने उठाया है और बीजेपी की सरकार स्वयं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अगर वो पनप रहा था और जानकारी मिली तो उसको समाप्त करने के लिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार ने की है और 16 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जी बिल्कुल, जब जीरो टॉलरेंस की बात आई है बृजमोहन जी, तो हम आपसे जरूर पूछेंगे कि क्या सीबीआई कोई मुद्दा देंगे, लेकिन हम एक सवाल हमारा सिंहदेव जी से है। सिंहदेव जी, विपक्ष को जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए था सदन में, वो देखने को नहीं मिला आज। आपके भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये अधिकारियों की नीयत का सवाल है, वहीं आपके एक दूसरे विधायक धनेन्द्र साहू जी कहते हैं कि उनको धन्यवाद देते हैं उन्हीं अधिकारियों को। ये क्या है? अधिकारियों को धन्यवाद देना एक चुटकी स्वरूप में आप जिस तरह से सत्यनारायण शर्मा जी ने अधिकारियों की सराहना की थी, उस अधिकारी की सराहना की थी, तो टांग खींचने वाली जो बात होती है उसको उस रूप में आप लीजिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने में जो काम किया है, आखिर किसके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। तो कहने का एक तरीका होता है, अपना अपना लहजा होता है और सरकार में सालों से चल रहे इस प्रकार के भ्रष्टाचार की भनक सरकार को नहीं लगी। सीएजी की रिपोर्ट में 2013 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में ये सीएजी की रिपोर्ट में विधानसभा में टेबल हो गया था। तब जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार जागी नहीं और उसने कोई कार्रवाई करने का इनिशिएटिव नहीं लिया। और आज किसी माध्यम से अगर ये बात सामने आई है, उसको सरकार ये कहे कि नहीं ये तो हमने किया और हमारे करने से ये हुआ, तो ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं लगती। कुछ कारण बने जिस कारण से ऐसा भले हो गया हो। सरकार को इसका श्रेय लेने का मैं सोचता हूं कि जायज और वाजिब आधार नहीं बनता। जी सिंहदेव जी, यहां जहां आपने कहा सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट में इन्होंने पर्याप्त एक्शन नहीं लिए, लेकिन यहां एक सवाल ये उठता है कि आप जो जिस तरह से भ्रष्टाचार आपने कभी विधानसभा में उठाया था कि 56 लाख पीडीएस के कार्ड धारक हैं, वो जाके 70 लाख आपने उठाया था, लेकिन सारा मुद्दा विधानसभा तक सीमित रह गया, उसको आप सड़कों तक नहीं भुना पाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे को, जिसे हम भाषा में सड़कों तक कहते हैं, वो आम लोगों तक ले गए थे। यहां तक कि राशन कार्ड के संदर्भ में एफआईआर अनेकों शहरों में दर्ज कराए गए और उन एफआईआर पे ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार ने किस एफआईआर पे कार्रवाई की है ये हम लोगों के सामने सार्वजनिक कर दें, जनता के सामने सार्वजनिक कर दें, आपके चैनल में सार्वजनिक कर दें। एक भी ऐसे प्रकरण को उन्होंने जांच करके सामने लाया क्या? स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, जहां से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, वहां सत्ता पक्ष से जुड़े हुए वरिष्ठ साथियों के नाम इस राशन कार्ड के सिलसिले में उजागर हुए थे।
3 तल्ला 4 तल्ला पक्के के मकान में रहने वाले ये ओहदेदार और इनके परिवार के लोगों पे राशन कार्ड थे, क्या एफआईआर दर्ज होने पे उनके ऊपर कार्रवाई हुई? ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। हजारों की संख्या में राशन कार्ड गलत तरीके से बनाए गए हैं, ये सर्वविदित है। 56 लाख परिवारों वाले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 90% लोगों को हम राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे, अर्थात 50 लाख परिवार, और 70 लाख परिवारों को, जो छत्तीसगढ़ की आबादी से ज्यादा होता है, राशन कार्ड उपलब्ध हैं। ये 20 लाख राशन कार्ड किसके पास हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? 2200 करोड़ रुपया प्रति माह का ये आंकड़ा बनता है अगर एक राशन कार्ड के पीछे 1000 रुपए का खर्च हम जोड़े। एक साल में 12 दूनी 24,000 करोड़, और सालों से अगर ये सिलसिला चला आ रहा है तो अकेले पीडीएस के चावल में कितने हजार करोड़ का ये मामला बन गया। बृजमोहन जी ने तो चना भी गिनाया, गेहूं भी गिनाया। इसकी खरीदी में भी आप पता करिए कि क्या हो रहा है। चरम पे जब भाव रहते हैं तो ये चने और गेहूं को खरीद रहे हैं। गेहूं जो पहले केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध होता था, आज ये बाजारों से क्यों खरीदा जा रहा है? एक समय था कि 25% खाद्यान्न गेहूं के रूप में केंद्र सरकार कहती थी कि आप उठाओ। आज ये खाद्यान्न जहां उठाने की स्थिति थी, आज ये बाजार से क्यों खरीदा जा रहा है? किस भाव पे खरीदा जा रहा है? तो ये जो नान की कहानी है ये व्यापक है। राशन कार्ड से बहुत ज्यादा गोदामों की कहानी है, इसमें परिवहन की इसमें कहानी है, इसमें बड़े मात्रा पे मिलर्स के माध्यम से चावल की कुटाई की कहानी है। आप पता करवाएं कि इन मिलरों के इकाइयों में कितना इन्होंने धान कूटने का आंकड़ा दिया और कितना इनने बिजली बिल दिया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सार्वजनिक एक मंच पे उदाहरण दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार अगर ईमानदारी से इसके तह तक पहुंचना चाहती है तो छत्तीसगढ़ के सारे मिलरों का, जिन्होंने धान कूट के चावल दिया है, कितना उन्होंने चावल दिया, कितना उन्होंने बिजली बिल दिया, अनुपातिक कहानी आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत बहुत गहरी और बड़ी कहानी है, जो कि सरकार के एक भले वरिष्ठ हो अधिकारी, उनके माध्यम से इसमें सही जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए सीबीआई की हम लोग बात कर रहे हैं। जी जी, हिमांशु जी, आपने दोनों को सुना, आप नेता प्रतिपक्ष को भी सुना, आपने कृषि मंत्री बृजमोहन जी को भी सुना। आपका क्या मत है, आपका क्या कहना है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो कहानी चल रही है, ये प्यादों के सर काट के वजीरों को बचाने की कवायद है। किसी भी सरकार के लिए जो 11 साल से सत्ता में है, इस बात पे गर्वित कैसे महसूस कर रही है, या वो जितने गर्व से कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। ये जीरो टॉलरेंस की नीति उसी दिन से क्यों आती है जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है। 10 साल तक आपकी सरकार थी, उस दौरान इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चलता रहा। ये अपने आप में आपकी विफलता का है। इस पर अगर आप कम से कम अकड़ कर तो मत बोलिए, शर्मिंदगी तो कोई महसूस करे, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि सरकार की प्रतिबद्धता पे मुझे संदेह है। इसलिए संदेह है कि जैसे ये वाला कांड हुआ, इस कांड से पहले एक कांड हुआ हमारे यहाँ गर्भाशय वाला। गर्भाशय में जिस मेडिकल डायरेक्टर पर कार्रवाई की गई, उसको लेकर फूड का डायरेक्टर बना दिया गया। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। फूड का डायरेक्टर बना दिया गया, जिसके दफ्तर में तकरीबन 2.25 करोड़ की राशि पकड़ी गई। तो आपने उसके पीएवीए को तो गिरफ्तार कर लिया, पर जो उस विभाग का हेड था, जो उस दफ्तर का प्रमुख था, उसको आपने संचालक पंचायत बना दिया। तो इस प्रकार से जो ये आई वॉश है, ये जो केवल खाना पूर्ति है, इसके संदर्भ में अगर बृजमोहन जी कुछ रोशनी डालेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता काफी लाभान्वित होगी, कि असली सच्चाई सामने आ पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बृजमोहन जी से ही पूछ लेते हैं। बृजमोहन जी, आपने हिमांशु द्विवेदी को भी सुना। एक हमारा भी सवाल है यहाँ से, वो एक डायरी है जिस डायरी में कोड में लिखा गया है। अब वो कहां से उन्होंने इसको पढ़ा, उसमें डीएम लिखा है, सीएम लिखा है, पीडीएस लिखा, ये क्या है उस डायरी में? आप तो सरकार में हैं, आपको मालूम हुआ होगा। और दूसरा, हिमांशु जी ने कहा कि इस मुद्दे पे अगर प्रकाश डालें तो शायद छत्तीसगढ़ की जनता को भला होगा। लगता है बृजमोहन से तकनीकी कारणों के चलते हमारा सवाल वो नहीं सुन पा रहे हैं। हिमांशु जी, एक आपको भी, आप वहां के बारे में सारा कुछ जानते हैं, आप भी संभवतः उस डायरी के बारे में कुछ आपको अंश मिले होंगे। क्या है डायरी का सच, क्या है हिमांशु जी?
देखिए, जो आज की बहस थी उसकी असल कहानी वो डायरी है। वो डायरी जो वास्तविक तौर पर सरकार के द्वारा इस पूरी बहस के दौरान भी यह माना नहीं गया है कि ऐसी कोई डायरी मिली है, तो इसलिए डायरी केवल है, धरातल पर उसकी क्या स्थिति है ये पता नहीं। अगर भूपेश बघेल जी ये बोल रहे हैं कि ये डायरी कभी सामने आएगी नहीं आएगी, तो इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि डायरी के संदर्भ में अभी तक अधिकृत रूप से ना तो एसीबी चीफ ने ना ही सरकार के किसी प्रवक्ता ने अभी तक पुष्टि की है कि इस प्रकार की कोई डायरी प्राप्त हुई है। तो अब केवल मीडिया के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि ये कोई डायरी है जिसमें ये तमाम नाम है। अगर ये किसी कोर्ट में प्रस्तुत हो जाती या सीबीआई जांच की तरफ कुछ आगे मामला बढ़ जाता तो एक उम्मीद की जा सकती थी कि सच्चाई जनता के सामने आ पाएगी। लेकिन अभी के घटनाक्रम में सिवाय इसके कि उसकी एक पृष्ठभूमि है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सच्चाई सामने आए। पर जो प्रतिपक्ष की मांग थी सीबीआई के संदर्भ में या किसी, मैं तो इसके आगे बढ़ता हूं कि कोई हाईकोर्ट जांच करता, क्योंकि ये सामान्य मामला नहीं है। किसी एक दफ्तर में जिसमें धन का डायरेक्ट लेन देन की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पे 2.25 करोड़ जैसी भारी भरकम राशि हो और उसके संदर्भ में केवल एक मैनेजर या कोई क्लर्क या संविदा नियुक्ति वालों को बर्खास्त करके सरकार ये दावा करे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है किया जा सकता। जी बृजमोहन जी, हिमांशु जी ने भी कहा, आपने सुना, एक हमारा सवाल है क्या सीबीआई को देंगे, और दूसरा जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको आपने हटा दिया, उनके यहाँ से जो आपके जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं शिवशंकर, उनके यहाँ से करोड़ों मिलता है, उनपे कार्रवाई करने की बात कही जाती है, उनको सस्पेंड करते, ठीक है, लेकिन पुन्नूलाल मोहल्ले जी जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं उनपे भी कोई एक्शन नहीं होता है। दूसरा, क्या सीबीआई को अगर विपक्ष मांग कर रहा तो क्यों नहीं देते अगर सही है तो? देखिए, जब पूरे को किसी ने और स्टेट की एजेंसी उसकी जांच कर रही है, किसी कोई सीबीआई ने या किसी और किसी संस्था ने इस मामले को उजागर नहीं किया है, पर तो स्टेट गवर्नमेंट के ईओडब्ल्यू ने किया है। और जब वो जांच कर रहा है, ऐसे समय पर जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाए, अगर उसकी जांच पर कोई शंका हो, उसकी जांच के ऊपर में कि वो ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, ये परिस्थितियां सामने आए, तब कोई दूसरी जांच की बात हो सकती है। अभी एक प्रारंभ हुई है, उन्होंने पकड़ा है, उस जांच को हमको अंतिम सिरे तक पहुंचने देना चाहिए और उसके बाद अगर कोई बात आती है तब बोले तो मुझे समझ में आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है उस एजेंसी को। और इस बात को तो हिमांशु जी भी स्थानीय हैं, वो भी जानते हैं, हमारे टीएस सिंहदेव साहब हैं, वो भी जानते हैं। कांग्रेस ने कभी इस मामले को नहीं उठाया है पिछले 11 सालों में। अगर इस मामले को उजागर किया है तो सरकार ने ही उजागर किया है, इसलिए सरकार की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए और सरकार की नीयत पर विश्वास करना चाहिए और इस मामले को जो एजेंसी जांच कर रही है वहां पर जांच में जाने देना चाहिए। बृजमोहन जी, हिमांशु जी ने यह कहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले हेल्थ विभाग का भी ऐसे मुद्दा था, वहां के डायरेक्टर को फूड डायरेक्टर बना दिया, इस तरह के मुद्दे की बात है। दूसरी तरफ सिंहदेव जी ने एक आरोप लगाया है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने ही भ्रष्टाचार उजागर किया, लेकिन भ्रष्टाचार आपने किसका उजागर किया? खुद की ही सरकार का। देखिए, हमने आपको ये जानकारी दे दें कि इसको उजागर अगर हमारी सरकार का भी किया है तो आपको मालूम है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। उस 3 अंग में अगर एक अंग कोई गड़बड़ कर रहा है तो ऊपर का अंग उसके ऊपर में कार्रवाई करेगा और वो कार्रवाई कर रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या दूसरी हो सकती है। और इसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। कई बार हम जांच को लटकाने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को दे देते हैं, तो मुझे लगता है जांच हम सरकार लटकाना नहीं चाहती, जांच इसके ऊपर में पूरी जांच करवाकर जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। इसलिए सरकार ने ये उजागर किया है और सरकार इसकी जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। वर्तमान में जो लोगों को प्राइमा फेसी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ में सरकार ने एक्शन किया है और बाकी लोगों के खिलाफ अगर कोई सबूत होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बृजमोहन जी, एक सवाल यहां और उठता है, जो मीडिया में लोग कह रहे हैं कि जो राइस मिलर्स हैं, जो आप समर्थन मूल्य पे जो धान खरीदते हैं वो उनको दे दिया जाता है,
उसके बाद उस जितना रेशियो जो होता है धान खरीदी का, जो चावल निकलता है, तो चावल जो होता है वो कम से कम 20 रुपए से 40 किलो रुपए किलो जाता है, उसमें वो किनकी मिला देते हैं और यही कमीशन होता है। और ये कमीशन ढुलाई से लेकर कितनी प्रतिशत किनकी मिलाई गई वो होता है। क्या आप इसकी जांच कराएंगे? देखिए, जांच लगातार निरंतर चलती रहती है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी धान की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना % कनकी होगी, क्योंकि हम जो धान का चावल का प्रोक्योरमेंट करते हैं वो बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जो नॉर्म्स तय करती है उसके आधार पर राज्य सरकार उसका प्रोक्योरमेंट करती है। और सिर्फ प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार नहीं करती है, केंद्र सरकार की एजेंसियां भी उसकी प्रोक्योरमेंट करती है, उनके गोडाउन्स में भी जाता है और वो उसको चेक करने के बाद में लेते हैं। इसलिए इस प्रकार का कोई वेग आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई प्रमाण हो तो सरकार उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। जी, सिंहदेव जी ने एक बात और कही बृजमोहन जी कि जो पीडीएस कार्ड धारक राशन कार्ड जो आपने बनाए हैं 56 लाख कुल वहां बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग रहते हैं और 70 लाख बना दिए गए। तो उस समय कई लोगों के खिलाफ आपने कहा, सरकार ने कहा एफआईआर दर्ज की है। वो ये जानना चाहते हैं कि उसको सार्वजनिक करें कि किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सिंहदेव साहब जी को आपने सुना होगा, हमने एफआईआर दर्ज नहीं की है। कांग्रेस के लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए थानों में जाकर कुछ लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की बिना किसी प्रमाण के। अगर कोई एक परिवार में 7 मेंबर हैं, पहले उनका एक राशन कार्ड था, अब उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपना अलग परिवार बसा लिया और उन्होंने अपना अलग राशन कार्ड बनवा लिया, क्योंकि जमीन के खातों के आधार पर परिवारों की गिनती है। परंतु अगर परिवार आज भी जमीनों के खाते अलग अलग रहने के बाद भी एक ही हैं, परंतु परिवार अलग हो गए हैं। अगर कोई भी 18 साल से बड़े उम्र का वो अपना परिवार अलग बसा सकता है और इसके कारण ये राशन कार्ड 70 लाख बने। हमारा आपसे आखिरी सवाल है बृजमोहन जी, एक डायरी आई है जो मीडिया के बीच में भी काफी चर्चा का विषय है, विपक्ष भी इसके बारे में बोल रहा है। उस डायरी का सच क्या है जिसमें कई तरह के कोड लिखे हैं, डीएम लिखा है, पीसीएस लिखा है, इस तरह के कोड लिखे हैं, क्या आपके नॉलेज में आई है ये? हमारे नॉलेज में इस प्रकार की कोई डायरी नहीं है, वो जांच एजेंसी के पास में होगा और हम अगर ये कांग्रेस के सदस्यों के पास है तो हमको भी दिखा दे वो डायरी। जी जी जी, बृजमोहन जी आपने हमारे सवालों का उत्तर दिया, आप इस हमारे कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हम तुरंत हाजिर होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र 27 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरंग, अभनपुर, धरसीवां एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं, जिसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। सर में बहुत दर्द है और 2 दिन से बुखार भी बहुत है। हाथ पैर की मांसपेशियां बहुत खिंच रही है। बहुत तेज बुखार है और बहुत ठंड लग रही है। ठंड लगकर अचानक ही तेज बुखार आ गया। सर में भी बहुत दर्द है, हाथ पैर के जोड़ों में भी बहुत दर्द बता रही है। बुखार आने पर खून की जांच करवाएं। ये बुखार डेंगू, मलेरिया, H1N1 और चिकुनगुनिया भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में उपचार, जांचें और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। सजगता और सावधानी है ऐसा उपाय जो हमें मौसमी रोगों से बचा सकता है। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले।
दुश्मनों के चक्रव्यूह को भेदना जानता है, जो राजनीति के कुरुक्षेत्र में कभी नहीं हारता, जो सियासत की शतरंज में चलता है सबसे बड़ी चाल, वही कहलाता है महाबली। बली बली हर शनिवार रात 8 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आपको बताते हैं किस तरह फला फूला छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम में भ्रष्टाचार। एक नजर डालते। क्या है पीडीएस की प्रक्रिया? सरकार मार्कफेड के जरिए पहले किसानों से धान खरीदती है, यही धान फिर राइस मिलरों में जाता है जहां से ये चावल बनता है। फिर यही चावल नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए छत्तीसगढ़ वेयर हाउस के गोदाम में लाया जाता है। फिर ये चावल के बोरे सरकारी सोसाइटी के जरिए गरीबों को बांटे जाते हैं। इस तरह हुआ पीडीएस में भ्रष्टाचार। पीडीएस सिस्टम का संचालन करने वाले अधिकारी यानी एमडी, प्रबंधक, उप प्रबंधक और तमाम अधिकारियों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर जारी करते हैं। इस टेंडर के जरिए सैकड़ों ट्रक और माल वाहकों को पीडीएस के जरिए किराए पर लिया जाता है। अब प्रति क्विंटल वजन में सरकारी अफसरों को 10 रुपए का कमीशन मिलता है। प्रतिदिन 30,000 क्विंटल चावल, शक्कर और दूसरी चीजों की लोडिंग अनलोडिंग होती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर रोज 30,000 क्विंटल के हिसाब से 3 लाख रुपए सरकारी अफसरों की जेब में जाता है। ऐसे 60 से ज्यादा गोदाम हैं जहां से हर रोज इसी औसत में भ्रष्टाचार के पैसों का कमीशन अफसरों की जेब में जाता है। एसीबी की टीम ने जब छापा मारा तो अधिकारियों के दफ्तरों में यही भ्रष्टाचार की रकम बरामद की गई, जो हर रोज ऐसे ही आती थी। तो इस मुद्दे पे हम जिस समय जांच प्रारंभ हुई उस समय ये अवश्य कहा जा सकता था कि कुछ कार्यालयों में, 1-2 कार्यालय में जांच करनी है तो सीबीआई की आवश्यकता नहीं थी। अब जो तथ्य सामने आए हैं जिसमें कि ये डायरी की बात हो रही है और पूरे प्रकरण की व्यापकता की चर्चा अब सामने आ गई है, और इस डायरी में सांकेतिक, अभी तो किसी के संदर्भ में ये नहीं कहा जा सकता कि इनिशियल्स किसको इंगित करते हैं, लेकिन जिस प्रकार के इनिशियल्स हैं ये बहुत ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों को इंगित कर रहे हैं। और उन परिस्थितियों में उनके कनिष्ठ एक अधिकारी जो जांच कर रहे हैं एसीबी की तरफ से, वो कितने भी सीनियर हों, लेकिन ऐसे संकेत जो संभावित हैं, उन संभावित संकेतिक नामों की तुलना में ये बहुत जूनियर होते हैं। और इन परिस्थितियों में ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, उनकी तुलना में कनिष्ठ, अपने में भले वरिष्ठ हों, वो इन प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर सके, ये संभव नहीं है। और स्टेट की एजेंसी, स्टेट के कोई अधिकारी, स्टेट के कोई कर्मचारी इतने बड़े प्रकरण की जांच करें, निष्पक्ष रूप से कर पाए, उनके ईमानदारी पे मैं संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके बस की बात नहीं है, ये मैं अवश्य कहूंगा। इसलिए सीबीआई जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हट के एक निष्पक्ष माने जाने वाली एजेंसी, मैं वो नहीं कहूंगा जो बात पहले विपक्ष की सरकार कहती थी कि ये तो तोता है इत्यादि इत्यादि है, एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, उस पर विश्वास करना चाहिए। और स्टेट के बाहर एक एजेंसी जांच करे तब ये तथ्य सामने आ सकेंगे, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल सिंहदेव जी, बात तो ये, जहां आपने खुद ही उस तरफ इशारा कर दिया है कि तोता वाली बात कही है, मैंने केंद्र में भी उनकी सरकार है तो सीबीआई पे भी आरोप लग सकते हैं कि वो एक तरफा जांच कर रही है। लेकिन ये बात आपने कहा डायरी की बात कही है, हिमांशु जी ने भी कहा कि कोई डायरी इस तरह मीडिया के बीच में है,
दूसरी तरफ बृजमोहन जी सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने भी डायरी को पूरी तरह से खारिज किया, बोले इस तरह से कोई डायरी का मामला उनके नॉलेज में नहीं है। फिर आपको ये डायरी कहां से मिली या आपको इसकी जानकारी कहां से मिली? मुझे एक तो मीडिया के माध्यम से ये बात चर्चा में है, दूसरा जांच एजेंसियों ने इस बात को डिनाई नहीं किया है कि ऐसी कोई डायरी नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि ये डायरी नहीं है। जो जांच एजेंसी है एसीबी कह दे कि कोई डायरी नहीं है, लोग हवा में बात कर रहे हैं। तीसरा, ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, मैं नाम लेके ही कह देता हूं, भूपेश बघेल जी ने कहा कि ऐसे विश्वस्त उनको जानकारी है कि मान लो उन्होंने डायरी देखी हो, ऐसे विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से उनको इसकी जानकारी मिली है जिसपे वो ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि मानो उन्होंने खुद देखा है। तो ये माध्यम हमारा है, विश्वस्त माध्यम हमारा है, जिसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ऐसी डायरी है। और ये जांच क्यों सीबीआई के माध्यम से, ये जांच क्यों कि हाई कोर्ट का जज करे और सीबीआई से जांच करवाए, अपने निगरानी में जांच करवाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम अगर हवा में हैं तो बात आ जानी चाहिए सामने कि ये हवा में बात कर रहे हैं, और अगर ये तथ्य हैं तो अत्यधिक गंभीर तथ्य हैं, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए के अफरा तफरी की बात इसके दायरे में है। जी, हम हिमांशु जी के पास जाएंगे, लेकिन हम भटनागर जी पहले आपसे पूछना चाहेंगे प्रकाश जी कि ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा बाहर आया है, आप मध्य प्रदेश में इन सब चीजों के बारे में बारीकी से नजर रखते हैं, आपका क्या मानना, क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह की जांच की जरूरत है? जी हाँ, निश्चित तौर पे त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश में भी जांच की जरूरत है। गरीबों का राशन है और इस पे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके कार्यकर्ताओं की कमाई के लिए एक आसान जरिया होता है। आप हमेशा देखेंगे कि राशन की दुकानें सरकारी स्तर पे जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास होती है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से, तो लगभग कब्जा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। तो आखिर इसका कारण क्या है, ये कमाई का एक आसान सा जरिया क्यों है? और निश्चित तौर पे अगर छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें एक बड़ा अधिकारी पकड़ाया गया है, तो क्या राजनीतिक नेतृत्व की जानकारी के बिना इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजा जाना चाहिए। जी नहीं, तो ये जिस तरह से आप इसके पहले बता रहे थे कि पहले कांग्रेस के राज में जो राशन कार्ड की दुकानें होती थी वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास होती हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पास होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पास। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता सरकार के प्रभाव के चलते इसमें भ्रष्टाचार होता ही है? जी हाँ, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार होता ही है। गरीबों का जो राशन है सरकारी दुकानों के माध्यम से वो बाजार में बिक जाता है। कंट्रोल की दुकान पे जो गरीब लोग राशन लेने जाते हैं तो कंट्रोल की दुकान वाला उन्हें 2 घंटे का समय देता है और 10 दिन उन्हें टालता है, तो निश्चित तौर पे वो माल अपना बाजार में खपाता है। जो 1 रुपये 2 रुपये किलो का अनाज उसको मिल रहा है वो बाजार में 15 और 16 रुपये में बेच के कमा रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या खाद्य विभाग के अधिकारियों को उसका कमीशन नहीं देता होगा? ये कमीशन क्या ऊपर नहीं जाता होगा? ये कमीशन क्या लाखों करोड़ों में नहीं होता होगा? ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी अगर जांच होगी तो कई सारे मगरमच्छ यहाँ भी मध्य प्रदेश में पकड़ में आएंगे। बिल्कुल प्रकाश जी। हिमांशु जी, हमारा आपसे सवाल है, बृजमोहन जी भी मना कर रहे हैं, आप भी मना कर रहे हैं कि डायरी सिर्फ मीडिया के बीच की एक बात है, लेकिन सिंहदेव जी का कहना यह है कि अगर डायरी नहीं है तो जो एसीएस जांच कर रही है, जो एजेंसी जांच कर रही, वो बता दे कि इस तरह की कोई डायरी नहीं मिली। देखिए, मैं इसमें 3-4 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा त्रिपाठी जी। जो डायरी का जहां तक संबंध है तो उस डायरी में तमाम लोगों की दिलचस्पी है, कांग्रेस के नेताओं की दिलचस्पी है, हम जैसे मीडिया कर्मियों की भी दिलचस्पी है, पर बृजमोहन जी और उन जैसे कुछ और भाजपा नेता भी जिनकी हमसे भी कहीं ज्यादा दिलचस्पी है कि कोई ऐसी डायरी अगर अस्तित्व में है तो उनकी जानकारी में आए। एक बात तो यह है। दूसरा बिंदु यह है कि जो लगातार सिलसिला यहाँ पर चला है, अब जैसे वो अभी राशन कार्ड की बात कर रहे थे कि राशन कार्ड में कोई धांधली नहीं है, ये अपने आप में हास्यास्पद एक तथ्य आपके सामने लाता हूं कि जो नागरिक आपूर्ति निगम नान के घपले पे हम बात कर रहे हैं और जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ प्रमाणित है, उस नागरिक आपूर्ति निगम का पिछले साल तक चेयरमैन रहे शख्स ने खुद अपने परिवार के लोगों का बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ है। ये तो भ्रष्टाचार की इंतहा है यहाँ पर। तो ऐसे भ्रष्टाचार के बीच में हम किस प्रकार से एक ईमानदार जांच की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। जो बात टीएस सिंहदेव जी ने कही, मैं उससे सहमत हूं कि आप निचले स्तर के अधिकारियों के संदर्भ में तो एक ईमानदार जांच की उम्मीद कर सकते हैं,
क्योंकि एसीबी का काम जिस अधिकारी के पास में उसकी छवि है, लेकिन जिनके अंडर में वो एसीबी काम करती है, जिनके अंडर में पुलिस महकमा काम करता है, वो अपने आकाओं के खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच कर पाएंगे और वो कोशिश करेंगे तो ये होने देंगे, ये एक सवालिया निशान लगाता है। तो जनता में इस जांच के प्रति विश्वास रहे, इसके लिए किसी तीसरी एजेंसी से जांच करने की जो मांग है, मुझे लगता है कि उसमें अगर रमन सिंह जी ने आज सहमति दी होती तो एक नई मिसाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जो वो प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उसके प्रति जनता का कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता। बिल्कुल हिमांशु जी, उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचारियों को हम पनपने नहीं देंगे, जीरो टॉलरेंस की बात भी कही है। लेकिन अगर उन्हीं की सरकार है, उन्हीं ने जांच एजेंसी गठित की है, बृजमोहन जी भी कह रहे थे, और उनके भ्रष्टाचार, उन्हीं के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, तो सत्ता के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे हथियार होते हैं, वो इसको दबा भी सकते थे। तो सिंहदेव जी, उनकी नीयत पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो कम से कम नीयत पे तो सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। नहीं, मैं बीच में कहना चाहूंगा, सिंहदेव साहब ने पूछा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भट्टे जी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वो भट्टे जी पहले भी निलंबित हो चुका है भ्रष्टाचार के संदर्भ में, और 9 साल में उनके खिलाफ चालान तक पेश नहीं हुआ जी। और उन्हें वापस इतने महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया कि वो 2.25 करोड़ रुपया तो केवल ऑफिस में मंगवाने की हैसियत रखते थे। तो इसके बाद में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक अधिकारी या एक टीम के द्वारा किए गए सही कार्य को पूरे सरकार के अगर कामकाज के आधार पर आकलन किया जा रहा है, तो ये उन अधिकारियों के संदर्भ में, उस टीम के संदर्भ में कहीं ज्यादती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, सिंहदेव जी से हम इस तरह से, सिंहदेव जी, सरकार की नीयत पे कैसे आप सवाल उठा सकते हैं जब उन्हीं की सरकार है, उन्होंने टीम गठित की है, एसीएस बनाया है, उसके बाद उन्होंने पकड़ा। तो जिस तरह आप बोल रहे हैं कि जांच एजेंसी सही ढंग से जांच नहीं करेगी, सरकार के अधीन है, सरकार ने ही गठित की जांच एजेंसी, उसने पकड़ा, उसको उन्होंने उजागर किया। प्रश्न में का जवाब दूसरे तरीके से देना चाहूंगा जी। क्लब क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलने वाले लोग, और उनको एकदम से आप उम्मीद करेंगे कि टेस्ट मैच जाके खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो सफलता हासिल कर लें, तो वो संभव नहीं जी। यही मामला यहाँ भी है, स्तर का जी। जो स्तर है जांच का, अगर आपको छोटे आधार पे छोटे आकार की जांच करनी है, तो एक स्तर के अधिकारी, एक स्तर की एजेंसी उसकी सफलतापूर्वक जांच कर सकती है। हम लोग उसमें कोई संदेह की बात इस स्तर तक नहीं कर रहे हैं जी। इस लेवल के ऊपर की अगर जांच होनी है, तो मेरा स्पष्ट मानना है सरकार के ऊपर है फैसला लेना। वो कह दे नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही कराएंगे। अनेकों दृष्टांत है जिसमें संवेदनशील मामले जब सामने आए हैं और उच्च स्तरीय एजेंसियों से जांच नहीं कराई गई है, तो मामला खुलासा नहीं हो सका है। चाहे वो अंबिकापुर के दोहरा हत्याकांड का मामला हो, सीबीआई की मांग की गई थी, नहीं दिया गया। क्या हुआ उसमें? कोई बात सामने आई? नहीं आई। सरकार ने यही कहा था उस समय, यही दलील दी थी कि नहीं, हम कर रहे हैं, हमारे पास लोग हैं, सक्षम लोग हैं, हम जांच करके सब चीज उजागर कर देंगे। क्या हुआ? ऐसे ही अनुभव अनेकों क्षेत्रों में है, और उसी आधार पे हम लोग का कहना है, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए बिना मामले की व्यापकता और इसके स्तर को देखते हुए जांच एजेंसी का स्तर भी वैसे ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, तब निष्पक्ष परिणाम सामने आने की संभावना है, अन्यथा नहीं। जी हिमांशु जी, आप मध्य प्रदेश में भी उतना ही दखल रखते हैं जितना छत्तीसगढ़ में आपका दखल है। जितनी जानकारी छत्तीसगढ़ में है उतनी मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में भी जैसे प्रकाश भटनागर बोल रहे थे कि यहाँ अगर जांच की जाए सही ढंग से तो इससे ज्यादा घपला निकल सकता है, आपका क्या मत है यहाँ पे? देखिए, उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। पीडीएस सिस्टम जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो हमेशा ही भ्रष्टाचार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा गया। और जो बात भटनागर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा बड़ी संभावना है, तो निश्चित रूप से बड़ा राज्य है, बड़ा बजट है, तो बड़ी संभावनाएं हैं। और जो प्रवृत्ति है यहाँ पर है, तो यहाँ का प्रशिक्षण, जो जितने भी लोग हैं, प्रशिक्षण तो मध्य प्रदेश में रहते हुए प्राप्त किए हैं। तो गुरु लोग वहां पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से अगर भटनागर जी ये उम्मीद कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। जी बिल्कुल साथ में है। सिंहदेव जी से हमारा सवाल है, अगर सीबीआई को ये नहीं सौंपते हैं तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या कांग्रेस एकजुट होकर के इसको मांग करेगी, छत्तीसगढ़ के सड़कों में जाएगी, गांव-गांव तक जाएगी?
निश्चित रूप से मामला गांव तक जाएगा। यदि सरकार न्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए नहीं दिखती है, यदि उचित रवैया अपनाते हुए नहीं दिखती है, तो स्वाभाविक है कि अंतिम फैसला तो आम लोगों के बीच में ही जाके होता है। पीडीएस का मामला लोगों के बीच में गया, नसबंदी कांड का मामला लोगों के बीच में गया, धान खरीदी का मामला लोगों के बीच में गया, और अंततः उसी के परिणाम नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में सामने आए। फैसला जनता ही करती है, और यदि सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं दिखती है, तो निश्चित रूप से सरकार को बनाने वाली जनता के पास हम जाएंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सरकार पे दबाव भी बनाए, और जब समय आएगा तो न्याय भी दें। जी सिंहदेव जी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या दिल्ली भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारे साथ कोरिया से एक दर्शक है शिवराम, जो आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं। शिवराम जी, अपना सवाल करें। ये सिस्टम में चावल गेहूं इन सबों के बारे में चर्चा की जाती है, जो वरदाना जो बोरे पर घपलाबाजी होता है उस पर क्यों किसी प्रकार की जानकारी टीवीओ पर नहीं आती? क्या किस तरह की जानकारी? जो बोरे में बोरा जिसमें राशन भरा जाता है उसमें भी घपलेबाजी बहुत सारे होते हैं, उस पर क्यों जानकारियां नहीं आती? चलिए, बिल्कुल हम ये सवाल हिमांशु जी से पूछते उत्तर लेते हैं। हिमांशु जी, अभी एक सवाल आया है कि पीडीएस में जो खाद्यान्न वितरण होता है, तो जी भटनागर जी, एक सवाल एक आया है कि जो खाद्यान्न वितरण होता है, जैसे 35 किलो दिया जाता है, 20 किलो दिया जाता है, उसकी तो उसमें जो भ्रष्टाचार होता है वो होता है। जो बोरों का वितरण होता है उस पे ये संज्ञान नहीं लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पीडीएस के हर मामले में घपला और घोटाला है। बारदाना घोटाला, बारदाना की खरीदी हर खरीदी के सीजन में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरता है, और मुझे लगता है कि आज तक कभी भी सरकार समय से बारदाना खरीदती नहीं है। जब समय आता है तो ज्यादा कीमत पे खरीदी होती है, और ये पॉलिटिकल नेतृत्व भी देखता है, बड़े अधिकारी भी देखते हैं, और निचले स्तर पर ये सब चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि ये जब तक राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और राजनीतिक नेतृत्व को जो पैसा चाहिए होता है, उसमें परिवहन विभाग हो, पीडीएस का पैसा हो, तो मुझे लगता है कि ये काफी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, और वहीं से राजनीति में पैसा आता है। भटनागर जी, आमतौर पे चीज देखी जाती है, जैसे विभाग के बारे में कहते हैं, एक्साइज बड़ा विभाग है, इरिगेशन बड़ा विभाग है, पीडब्ल्यूडी बड़ा विभाग है, इस तरह के विभागों के लिए बहुत खाऊ विभाग कहते हैं लोग। हम ये नहीं कह रहे, लोग मानते हैं। ऐसे में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम बहुत छोटा विभाग माना जाता है, वहां इस तरह का भ्रष्टाचार हो तो ये और भी और छोटे छोटे विभाग होंगे, हो सकता है अगर उनकी तह तक जाए तो और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी, लोग अगर कहते हैं तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे कोई अंधेरे में लट्ठन घुमा रहा है। ये निश्चित तौर पे हर विभाग में होता है, कमीशन हर विभाग में होता है, बिना कमीशन के कहीं कोई काम नहीं होता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में जाएंगे, वहां अगर ठेकेदार काम ले रहा है तो उसे पता है कि अधिकारियों को कितना कमीशन देना है। आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की बात कर रहे हैं, वहां तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो इन सारे विभागों की, इन सब चीजों की एक बड़े स्तर पर जांच करना चाहिए, तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा कांड सामने आएगा। और वो केवल एक सरकार का नहीं, हर सरकार के समय में ये कांड सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारी राजनीतिक नेतृत्व की सहमति के बिना संभव नहीं होते। नहीं तो अगर जैसे वहां छत्तीसगढ़ की बात चल रही थी, ये तो उनको मानना पड़ेगा, उनको थैंक्स कहना पड़ेगा जो सरकार ने एसीएस का गठन किया और उसके बाद उनकी एजेंसी ने मामला उजागर किया, और उसको दबा भी सकते थे, जैसे सिंहदेव जी आरोप लगा रहे हैं कि यही उदाहरण आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लेकर दे सकते हैं कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मामले में सरकार ने पहल की, सरकार ने इस केस को आगे बढ़ाया, इस जांच को आगे बढ़ाया, और उसके बाद कई सारे वो आए। लेकिन अब सरकार भी संदेह के दायरे में, जब आपके ऊपर संदेह किया जा रहा है और आपकी नीयत साफ है, तो आपको क्या परेशानी है कि आप सीबीआई से जांच नहीं करा लेते। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सीबीआई से जांच होती है तो निश्चित तौर पे इन्हें किसी तरह की शंका समाधान नहीं रखना चाहिए कि उसमें कोई भेदभाव होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये घबरा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट जरूर है। नहीं, जैसा अभी सिंहदेव जी कर रहे हैं सीबीआई की जांच, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो उनकी जांच एजेंसी राज्य सरकार के अधीनस्थ है, तो उनको विश्वास नहीं है कि सारे घोटाले वो उजागर करेगी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम वो दबा देगी।
दूसरी तरफ उन्होंने कहा, तोता की बात कही, उन्होंने कहा केंद्र में भी इनकी सरकार है तो हम मानते हैं सीबीआई अच्छी जांच करेगी। तो कल अगर सीबीआई भी जांच करती है तो ये भी आरोप लग सकता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, वो एक तरफा जांच कर रही। देखिए, ये एक राजनीति का तरीका है। सिंहदेव जी ने जो बात कही वो मुझे लगता है कि तकनीकी तौर पर सही है कि जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी तरीके से जांच नहीं कर सकते हैं। सीबीआई की जांच का जहां तक सवाल है, कांग्रेस अगर मान रही है कि सीबीआई ढंग से जांच कर लेगी, ईमानदारी से जांच कर लेगी, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कांग्रेस बाद में क्या आरोप लगाएगी इसको महत्व नहीं देना चाहिए। और फिलहाल बिल्कुल भटनागर जी, हम ये सवाल हम हिमांशु जी से पूछना चाह रहे हैं। हिमांशु जी, अगर सीबीआई से जांच चलिए होने लगती है, राज्य सरकार कह देती सीबीआई जांच करती है, तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो कल एक और आरोप लग जाएगा कि राज्य सरकार के अधीनस्थ जो जांच एजेंसी थी उसने सही ढंग से जांच नहीं की, अब सीबीआई भी इन्हीं की है तो वो भी जांच नहीं कर रही सही ढंग से। देखिए, ना तो यहाँ पर जवाबदेही भाजपा के संदर्भ में हमारी, ना ही कांग्रेस की मांग के संदर्भ में। जवाबदेही है तो वो जनता के संदर्भ में है, जनता के हकों का संरक्षण और जनता के हितों की आवाज हमारे द्वारा उठनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि जो प्रकरण यहाँ पर है, मैं इसमें सरकार के द्वारा अपनी सराहना करने की जो कोशिश है कि हमने उजागर किया, मेरी तो सबसे पहले आपत्ति इस बात की है। मेरा कहना यह है कि आप इस बात को सीना तान के कैसे कह रहे हो कि हमने इसे उजागर किया। आप सिर झुका के हाथ जोड़ के जनता के बीच में कह दीजिए हमसे ये पाप हुआ कि हमारे सत्ता में रहते 10 साल में रहते हुए भी इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसे रोक नहीं पाए, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और इसका जो खुलासा हुआ है इसके संदर्भ में एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा जांच हो, इस पर हमारी सहमति है। अगर ये बात सदन के नेता के द्वारा कही गई होती तो निश्चित रूप से जो उनका यह दावा है जीरो टॉलरेंस के संदर्भ में, उसमें जनता यकीन कर पाती। आप इतने गर्व के साथ मुस्कुराते हुए स्वयं तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि अरे हम ही ने तो उजागर किया। अरे क्या आपने उजागर किया? एक जी भटनागर जी जो ये बोल रहे हैं, एक हिमांशु जी ने कहा कि मैंने हम खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने उजागर किया। अरे आप ही ने भ्रष्टाचार किया, फिर आप ही ने उजागर किया, तो कौन सी बड़ी बात है? मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, हिमांशु जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि आपको इस बात के लिए जनता से माफी मांगना चाहिए कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में इतना बड़ा घपला हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, और आज आपने उसे उजागर किया। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आज भी सीबीआई से जांच करा लीजिए। तो निश्चित तौर पे अगर वो सीबीआई की जांच को नहीं मांग रहे हैं, नहीं मान रही सरकार, तो उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। उन्हें पता है कि उसमें मंत्री शामिल हैं, उन्हें पता है कि उनमें उनके बड़े अधिकारी शामिल हैं, और अपनी छवि खराब होने से बचने के लिए वो जांच की लीपापोती के लिए निश्चित तौर पे वहां पे छोटे अधिकारियों से इस बड़े मामले की जांच करा रही है। बिल्कुल भटनागर जी, कुछ तकनीकी कारणों से हम उनसे फिर से सवाल उत्तर नहीं ले पा रहे हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या संक्षिप्त टिप्पणी है, पूरे मुद्दे पे जो भी हुआ है वहां? देखिए, अगर रमन सिंह सरकार साफ है तो उसे सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। सीबीआई जांच, अभी तो कांग्रेस भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, और कांग्रेस को भी पता है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब अगर कांग्रेस भरोसा कर रही है तो राज्य सरकार ये हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल सही बात है। सिंहदेव जी, हमारा आपके एक और बात आई है, सत्ता पक्ष की तरफ से आई है कि अगर ये पूरी जांच होती है तो आपके शासनकाल यानी अजीत जोगी के शासनकाल में भी पीडीएस में करोड़ों का घोटाला और भी कई इस तरह के घोटाले, ये भी आरोप लगाए हैं। जांच तो जांच है, और चाहे जिस पीरियड तक जाए, अगर मामले आए हैं और चर्चा में आए हैं तो आम जनों के प्रति जवाबदेही, आम नागरिक के प्रति जवाबदेही यही होगी कि जिस हद तक की बात सामने आती है उसके तह तक जाके, चाहे वो कोई भी शासनकाल रहा हो, बातों को उजागर करना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को सजा देनी चाहिए, आम जनों के पैसे की लूट को रोकना चाहिए और इसे क्षेत्र के और राज्य के विकास में लगाने की हर संभव पहल करनी चाहिए। सिंहदेव जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल है। आज विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव आप लाए थे जिसकी ग्राह्यता पे चर्चा हुई, लेकिन वो ग्राह्य नहीं हुआ। अब ये ग्राह्य नहीं हुआ है तो क्या आगे की क्या आपकी रणनीति होगी विधानसभा के अंदर? क्या विधानसभा चलने देंगे?
एक सीमा से आगे विधानसभा जैसी संवैधानिक व्यवस्था पे ऐसे अड़चन लगाना कि वो काम ही ना कर सके, ये पहले भी कांग्रेस का पक्ष रहा है, चाहे वो दिल्ली की बात रही हो चाहे यहाँ की। एक सीमा के आगे नकारात्मक विरोध उचित नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये पूरा बजट सत्र है तो बजट सत्र ही ना चलने दिया जाए, क्योंकि मामला गंभीर है तो किसी न किसी रूप में ये विद्यमान रहेगा, जीवित रहेगा, और इसको सदन में हम अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करते रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई ही न चलने दी जाए। चर्चा हो, विभिन्न माध्यमों से इन बातों को हम सामने रखते रहें और जांच के लिए मांग करते रहें, और जब लोगों तक जाने की बात आ गई है तो वो हमारे पास वो माध्यम भी है कि अंततः जवाबदेही आमजन के प्रति साबित होगी। बिल्कुल सही सिंहदेव जी, आपने बिल्कुल सही रणनीति अपनाई है वहां, इसलिए शायद कांग्रेस जिंदा हो रही। यहाँ तो कांग्रेस सदन ही नहीं चलने देती, पता नहीं कितने विकास के कार्य एक तरफ चले जाते हैं, विधेयक आते हैं, ध्यानाकर्षण आते हैं, उन पर चर्चा ही नहीं हो पाती। हिमांशु जी, हम आपसे संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, आपका क्या मत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जो बात आई है कि जांच अगर पुरानी जाएगी तो जोगी के शासन काल तक जाएगी, मेरी इस पे गहन आपत्ति है। आपत्ति इस संदर्भ में है कि 11 साल से आपकी सरकार है, और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे तो 2004 में सत्ता आने के बाद ही आपको जोगी शासन काल में हुए भ्रष्टाचार की बात करनी थी, कार्रवाई करनी थी। आज अगर आप इसके संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो ये आप तथ्यों पर नहीं बल्कि राजनीतिक दुराग्रह के तहत कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश शासन में हुआ कि व्यापम का घोटाला अगर दिग्विजय सिंह जी ने उसमें तथ्य निकालने चालू कर दिए, तो आपने 9 साल बाद जस्टिस शशिन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट आई 2006 में, वो स्वयं भी शांत हो चुके। आज 7 साल बाद आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, यानी आप प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट तौर पर मत है कि इस राजनीतिक दुराग्रह का जो सिलसिला ये शुरू हुआ है दोनों राज्यों में, इसे जनता के स्तर पर अगर बर्दाश्त किया जाएगा तो एक बहुत ही खराब दिशा में ये दोनों प्रदेश चलेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। बिल्कुल सही बात है हिमांशु जी, आपने अपनी विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में भाग लिए। सिंहदेव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और प्रकाश भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपने विशेष टिप्पणी की। तो दोस्तों, आजकल के इस दौर में घोटाले होना और उजागर होना आम बात हो गई है। 2G, कोलगेट जैसे बड़े घोटाले भी पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं, लेकिन इनमें किसी गरीब की थाली से रोटी, चावल या नमक नहीं हड़पा गया। छत्तीसगढ़ का यह नान घोटाला अमीरों पर नहीं बल्कि जरूरतमंद गरीबों के पेट पर मार करने वाला है। यही वजह है कि इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ सरकार हो या PDS में उसका अनुसरण करने वाला मध्य प्रदेश या अन्य राज्य, उन्हें उन सारे लूप होल्स को बंद करना होगा जिससे गरीबों का हक मारा जाता है। गरीब की थाली से चावल चुराने वालों, तुम न मानो मगर हकीकत है रोटी इंसान की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सर में बहुत दर्द है और 2 दिन से बुखार भी बहुत है। हाथ पैर की मांसपेशियां बहुत खींच रही हैं। बहुत तेज बुखार है और बहुत ठंड लग रही है। ठंड लगकर अचानक ही तेज बुखार आ गया। सर में भी बहुत दर्द है, हाथ पैर के जोड़ों में भी बहुत दर्द बता रही है। बुखार आने पर खून की जांच करवाएं। ये बुखार डेंगू, मलेरिया, H1N1 और चिकुनगुनिया भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में उपचार, जांचें और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। सतर्कता और सावधानी है ऐसा उपाय जो हमें मौसमी रोगों से बचा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र 27 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरंग, अभनपुर, धरसीवां एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं।